जय हिंद। समझेंगे कि ज्वालामुखी क्या होती हैं, ज्वालामुखी से लावा इतनी ज़्यादा मात्रा में क्यों निकलता है। इसके साथ साथ यह भी समझेंगे कि सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी क्या होती हैं। ज्वालामुखियों को अलग अलग कैटेगरी में क्यों डिवाइड किया गया है। ज्वालामुखी का मतलब होता है ज्वाला का मुख, यानी आग का मुख। यहाँ पर हम इस ज्वालामुखी को समझेंगे। देखिए, ज्वाला का मतलब होता है आग, ज्वाला का मतलब होता है आग, और मुखी का मतलब होता है मुंह, मतलब आग का मुंह, आग का मुंह। यहाँ पर इस मुखी का मतलब है कि जहां से आग निकल रही है, जहां से आग निकल रही है। यहाँ पर इस ज्वालामुखी का मतलब है कि आग को निकालने वाला मुंह, जहां से आग निकलती है, जहां से आग निकलती है उसी को हम ज्वालामुखी कहते हैं। देखिए, हमारी इस पृथ्वी के अंदर जहां पर हम सभी लोग रह रहे हैं, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में आग भरी हुई, या यूं कहें कि यह जो हमारी पृथ्वी है यह भी एक आग का गोला है, यह भी एक आग का गोला है। पृथ्वी भी अंदर से एक आग का गोला है, अंदर से एक आग का गोला है। हम इसलिए पृथ्वी को आंतरिक आग का गोला भी कह सकते हैं। यहाँ पर आंतरिक का मतलब है कि अंदर से जितनी ज्यादा हम पृथ्वी की गहराई में जाएंगे उतनी ज्यादा मात्रा में हमको तापमान आगे बढ़ता हुआ मिलता चला जाएगा। मान लीजिए ये पृथ्वी है, यहाँ पर है तो यहाँ पर तो टेम्परेचर नॉर्मल है, यहाँ पर टेम्परेचर नॉर्मल है, लेकिन इस केंद्र पर सबसे ज्यादा आग है, सबसे ज्यादा आग है। जितनी ज्यादा हम अंदर इसकी गहराई में जाएंगे, जितना अंदर इसकी गहराई में हम जाते चले जाएंगे, उतनी ज्यादा मात्रा में हमको बढ़ता हुआ तापमान मिलता चला जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर तो पृथ्वी को कह सकते हैं कि यह हमारी पृथ्वी भी अंदर से एक आग का गोला है। हमारी पृथ्वी के अंदर जो आग का गोला है वो आग एक लावे के रूप में, यानी एक बहता हुआ लावे के रूप में, ये मान लीजिए पृथ्वी है, इसके अंदर जो लावा होता है वो बहते हुए फॉर्म में मिलता है हमको। जिस प्रकार पानी मिलता है उसी फॉर्म में हमको लावा भी बहता हुआ मिलता है। जहां पर ये लावा एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है, मान लीजिए ये पूरी पृथ्वी है और इसके ऊपरी सतह पर तो हम सभी लोग रह रहे हैं, लेकिन इसके अंदर ये जो है, मान लीजिए यहाँ से इतनी गहराई में हमारा जो लावा है वो यहाँ पर बह रहा है, एक तरल पदार्थ की तरह हमारा लावा भी बह रहा है, फ्लो कर रहा है। अब यही लावा जहाँ पर एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है, वहाँ पर एक विशालकाय पर्वत के रूप में इकट्ठा हो जाता है, यहीं पर इकट्ठा हो जाता है। अब क्या होता है, जब ये लावा एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है तो यहाँ पर एक चट्टान बन जाती है, एक बहुत बड़ी अंदर पृथ्वी के अंदर एक बहुत बड़ी चट्टान बन जाती है। अब क्या होता है, यही चट्टान जियोथर्मल एनर्जी, यहाँ पर एक एनर्जी लगी रहती है, इसको बोलते हैं जियोथर्मल। ये जियोथर्मल नाम की एक ऊर्जा होती है जो इस चट्टान बनी रहती है, जो लावा के कारण जो चट्टान बनी रहती है, इसको पिघलने में मदद करती है। यही चट्टान इस जियोथर्मल एनर्जी के कारण ये पिघलना स्टार्ट हो जाती है। जब यहाँ पर ये चट्टान पिघलना स्टार्ट हो जाती है तो जो हमारा जो प्रेशर रहता है, यहाँ पर प्रेशर बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रेशर रहता है। यहाँ पर एक इतनी भारी मात्रा में दबाव बन जाता है, जिसके कारण जो लावा होता है, जो चट्टान गलती रहती है, इस जियोथर्मल एनर्जी के कारण, जियोथर्मल ऊर्जा के कारण जो चट्टान गलती रहती है, ये ज्यादा प्रेशर होने की वजह से पृथ्वी की सतह पर आ जाती है। ये सतह है, इसकी सतह पर आ जाती है, और ये जो चट्टान गली हुई रहती है, इसी चट्टान से जब ज्यादा प्रेशर रहता है तो ये चट्टान ऊपर की तरफ आ जाती है, और इसी से हमारा जो लावा होता है, जो नीचे बह रहा हुआ लावा होता है, वो निकलने लगता है। यहीं से ज्वालामुखी का उद्गार होता है। यहाँ पर देखिए, किसी भी चीज के अंदर एक सहन शक्ति की सीमा होती है। मान लीजिए पृथ्वी है, इसके अंदर भी एक सहन शक्ति की सीमा है।
जिस प्रकार एक मनुष्य के अंदर सहन शक्ति की सीमा होती है, उस सहन शक्ति की सीमा से अगर आप अंदर हैं तब तो ठीक है, अगर आप उस सहन शक्ति की सीमा से ऊपर चले जाते हैं तो इंसान अपने काबू में न रहकर वो आप पे गुस्सा हो जाता है। इसी प्रकार ये पृथ्वी के अंदर भी एक सहन शक्ति की सीमा होती है। जब ये सहन शक्ति की सीमा, ये जो लावा होता है, इसके प्रेशर के कारण, जहां पर ये प्रेशर बनता है, जहां पर लावा ज्यादा इकट्ठा हो जाता है और इसके पर्वत जो बन जाते हैं, जो पर्वत जियोथर्मल एनर्जी के कारण जब गलते हैं, तो इसकी भी एक सहन शक्ति की सीमा होती है। जब सहन शक्ति की सीमा ये पार कर जाती है तब जाके ज्वालामुखी का उद्गार हो जाता है और यहाँ से बहुत ही ज्यादा मात्रा में लावा मतलब आग निकलती है और बहुत ही हानिकारक गैसें निकलती हैं, धुआं निकलता है, राख निकलती है। इसको हम एक ज्वालामुखी मान लेते हैं, ये ज्वालामुखी है। ये ज्वालामुखी है। अब जब इसके अंदर सहन शक्ति की सीमा, जब ये पृथ्वी की सीमा होती है, जो पृथ्वी की सतह होती है, ये पृथ्वी की सतह है, ये पृथ्वी की सतह है और ये ज्वालामुखी है। जब ये पृथ्वी की सतह से इसकी सीमा को पार कर जाती है और यहाँ से जब लावा निकलने लगता है, जब यहाँ से लावा निकलने लगता है तो ये जो चोटी रहती है ना, इसी से ही इसका जो लावा होता है ये चारों तरफ फैलने लगता है। चारों तरफ इसका लावा जो होता है ये फैलने लगता है। ये इतनी ज्यादा मात्रा में रहता है जो यहाँ का अपने आसपास का 5, 10, 50 किलोमीटर एरिया तक पूरा एरिया कवर कर लेता है और इतनी ज्यादा मात्रा में गर्म होता है कि इसका जो टेम्परेचर रहता है वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 1000 डिग्री सेल्सियस होता है। अब जब ये लावा यहाँ से निकलता है तो इसका टेम्परेचर 1000 सेंटीग्रेड होता है। अब जब यहाँ से जब धीरे धीरे फैलना स्टार्ट हो जाता है, जब ये यहाँ से धीरे धीरे फैलना स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ से ये थोड़ा थोड़ा जमने लगता है। तो यहाँ से इसका जो ऊपरी सतह का जो लावा होता है, इसका जो टेम्परेचर होता है वो धीरे धीरे घटने लगता है। मान लीजिए यहाँ पर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड था और यहाँ पर जब आया तो 800 बचा। उसकी ऊपरी सतह, ऊपर अंदर से तो उतना ही गर्म रहता है, ऊपरी सतह पर 800, जहां तक ये लावा जाता है, मान लीजिए इसकी सीमा यहाँ तक आई, ये लावा यहाँ तक फैल गया, यहाँ तक जो लावा फैल जाता है ना, तो इसका भी टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। इसका भी टेम्परेचर जो रहता है वो 500 डिग्री के आसपास रहता है। कितना रहता है? 500 डिग्री के आसपास। इसलिए ज्वालामुखी इतना खतरनाक होते हैं, जहां पर ये जिनका उद्गार होता है, जहां पर इनका उद्गार होता है वहां पर ये भयंकर तबाही मचा देते हैं। वहां पर जो भी सामान रहते हैं उसको अपने साथ साथ झुलसा ले जाते हैं, उसको अपने में ही मिला लेते हैं। ज्वालामुखी होती है, जब इसका उद्गार होता है तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में लावा निकलता है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में बहुत ही जहरीली गैसें निकलती हैं और इसके साथ साथ बहुत सारी राख निकलती है, जिसके कारण काले काले बादल धुंध के पड़ जाते हैं, धुंध के काले काले बादल पड़ जाते हैं। इसके लावा का तापमान लगभग 1000 डिग्री के आसपास रहता है और जो इसका ऊपरी सतह का जो सबसे दूर फैला हुआ लावा रहता है, उस लावा का भी तापमान लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। जो ये ज्वालामुखी से निकला हुआ लावा रहता है, अब जब ये बाहर जाकर जम जाता है, कुछ दिनों के बाद जब ये ठंडा पड़ जाता है, जो इतना लावा था और ये ठोस के रूप में जम गया, ये ठोस हो गया। और जब ये जो ठोस हो गया तो इसको हम कहते हैं सिंडर, इसको सिंडर कहते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी बन सकता है, हम सिंडर किसे कहते हैं, सिंडर किसे कहते हैं? तो सिंडर का मतलब होता है कि जो लावा जम जाता है, ठोस के रूप में जम जाता है, तब उसे हम सिंडर कहते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेगा तो वो बनेगा कि सिंडर किसे कहते हैं, तो इसका आंसर है कि सिंडर हम उसे कहते हैं जो ज्वालामुखी के द्वारा निकला हुआ लावा रहता है, जब वो ठोस के रूप में जम जाता है तो हम उसे सिंडर कहते हैं। ये जो ज्वालामुखी होती हैं उनको भी अलग अलग प्रकारों में बांटा जाता है, जिसमें से एक होती है सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरी होती है प्रसुप्त ज्वालामुखी और तीसरी होती है शांत ज्वालामुखी। इन ज्वालामुखियों को, इन जो तीनों ज्वालामुखी, सक्रिय, प्रसुप्त और शांत ज्वालामुखी, इनको इनके कार्य के हिसाब से डिवाइड किया गया है। देखिए, सक्रिय ज्वालामुखी हम उन्हें कहते हैं जिन ज्वालामुखियों से हमेशा उद्गार होता रहता है, जो ज्वालामुखी हमेशा ही लावा बाहर निकालती रहती हैं, लावा के साथ राख हुई, उसके साथ जहरीली गैसें हुई, इन सभी का उद्गार हमेशा करती रहती हैं, उन्हें हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। सक्रिय का मतलब ही होता है हमेशा कार्यरत,
जो सक्रिय ज्वालामुखी होती हैं वो हमेशा कार्यरत रहती हैं, इसलिए उन्हें हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी होती है, उनकी संख्या लगभग 500 के करीब है। एटना और स्ट्रोम्बोली ये दो सबसे खतरनाक ज्वालामुखी हैं जो इटली में पड़ती हैं। जो कोलिमा ज्वालामुखी है वो उत्तरी अमेरिका में पड़ती है, यह भी बहुत ही खतरनाक ज्वालामुखी है। इसका उद्गार लगभग 40 बार हो चुका है, ये सक्रिय है और इससे हमेशा कभी न कभी उद्गार होता रहता है। और जो ये स्ट्रोम्बोली और एटना ज्वालामुखी हैं ये इटली में पड़ती हैं, ये भी बहुत ही खतरनाक ज्वालामुखी हैं, इनसे भी उद्गार होता रहता है। ये जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं इनका सबसे ज्यादा क्षेत्र उत्तरी अमेरिका और एशिया महाद्वीप के तटों पर है। सक्रिय ज्वालामुखी के बाद आता है जो प्रसुप्त ज्वालामुखी होती हैं, इनमें से भविष्य में कभी भी कहीं उद्गार हुआ होगा जिससे वो ज्वालामुखी बनी और उसका नाम, उसके बाद दोबारा इतनी जल्दी उसमें उद्गार नहीं होता है। बहुत ही सालों बाद, बहुत ही लंबे समय के बाद उनमें जब जो उद्गार होता है तो उन्हें हम प्रसुप्त ज्वालामुखी के कैटेगरी में रख देते हैं, यानी इनसे उद्गार होता बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही रेयर केस में इसमें उद्गार होता है। जो प्रसुप्त ज्वालामुखी है उनमें से कुछ नाम इस प्रकार हैं, जिसका नाम वेसुवियस है जो भूमध्य सागर में पड़ते, और दूसरी फ्यूजियामा है जो जापान में पड़ती है, और तीसरी मेयन है जो फिलीपींस में पड़ती है। इन सभी ज्वालामुखियों से कभी कभी जीवन में कभी उद्गार हुआ हो, अगर उद्गार होगा तो कभी भी लंबे समय के बाद, कभी भी कहीं लंबे समय के बाद इनसे उद्गार होगा। लेकिन देखिए ये जो ज्वालामुखी होती हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी, इनसे उद्गार इतनी जल्दी नहीं होता, लेकिन हाँ कभी भी इनसे उद्गार होने की संभावना रहती है या कभी न कभी ये उद्गार कर सकती हैं, इसलिए उनको प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। इसके बाद आता है शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी से कभी भी उद्गार नहीं होता है। ये जो शांत ज्वालामुखी होती हैं इनमें उद्गार कभी भविष्य में कभी कहीं हुआ होगा, इसके बाद इसमें उद्गार नहीं हुआ तो इनको शांत ज्वालामुखी के कैटेगरी में रख दिया। यानी ये शांत का मतलब है कि ये हमेशा शांत रहती है, इनसे उद्गार ना होने की संभावना रहती है, इनसे यही संभावना रहती है, इनसे यही उम्मीद रहती है कि इन ज्वालामुखियों से कभी उद्गार ना हो, इसलिए उनको शांत ज्वालामुखी कहते हैं। एक शांत ज्वालामुखी ईरान में पड़ती है जिसका नाम देमवंद है, दूसरी म्यांमार में पड़ती है जो पोपा कहलाती है, और जो तीसरी है वो अफ्रीका में पड़ती है जिसको किलीमंजारो कहते हैं। ये जो ज्वालामुखियां हैं इनसे भविष्य में कभी उद्गार हुआ होगा, इसलिए उन ज्वालामुखी बनी, और वो दोबारा ना तो उनसे उद्गार हुआ है और ना उनसे होने की संभावना रहती है। हालांकि ज्वालामुखी इनसे उद्गार हो सकता है, लेकिन उससे संभावना यही जताई जाती है कि ये शांत है, इससे उद्गार आगे भविष्य में ना होने की संभावना है, इसलिए उसको शांत ज्वालामुखी कहा जाता है। सक्रिय ज्वालामुखी ये प्रशांत महासागर, सक्रिय ज्वालामुखी होती है वो प्रशांत महासागर के तटीय भाग, प्रशांत महासागर के तटीय भाग में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। जो प्रशांत महासागर का परिमेखला है उसको हम अग्निवलय कहते हैं, उसको हम अग्निवलय कहते हैं। परिमेखला से मतलब है जो प्रशांत महासागर में ज्वालामुखी होती हैं उनसे उनका क्षेत्र, उस ये परिमेखला से यही मतलब है कि उसका जो क्षेत्र है, जो प्रशांत महासागर में जो उसका ज्वालामुखी का क्षेत्र है उसको हम परिमेखला से कहते हैं, और उसी को अग्निवलय कहते हैं। और अग्निवलय क्यों कहा जाता है, अग्निवलय क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन ज्वालामुखियों से ये जो ज्वालामुखी पाई जाती है प्रशांत महासागर में ये सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं और इससे हमेशा उद्गार होता रहता है, इसलिए हम उसको अग्निवलय कहते हैं, इसलिए हम उसको अग्निवलय कहते हैं, अग्निवलय के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है, यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि अग्निवलय किसे कहते हैं और ये कहाँ पर पाए जाते हैं। तो अग्निवलय जो होता है उसको, जो अग्निवलय होता है उसका क्षेत्र जो प्रशांत महासागर है। और अग्निवलय किसे कहते हैं, अग्निवलय उस क्षेत्र को कहते हैं जहां पर ज्वालामुखी का सबसे ज्यादा मात्रा में उद्गार होता रहता है, जहां पर ज्वालामुखी है और वहां पर सबसे ज्यादा उद्गार हुआ है या होता रहता है, उसी को हम अग्निवलय कहते हैं। इस वीडियो में हमने समझ लिया कि ज्वालामुखी क्या होती है, इनसे उद्गार कैसे होता है, सक्रिय ज्वालामुखी और प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी क्या होती हैं, इसको हमने समझा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।